बुक्स एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और हमारी वेबसाइट है www.zoho.com/in/books। तो ये जो है पूरा क्लाउड बेस्ड है, तो आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। एकदम ये आपका फेसबुक और जीमेल की तरह है। सिंपली आप यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाइए और फिर बाद में आप कहीं भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल डिवाइस पे या कहीं भी आप वेकेशन भी कर रहे थे, हाँ थोड़ा भी इंटरनेट अवेलेबल हो, आप वहाँ से भी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ज़ोहो बुक्स की वेबसाइट। और ज़ोहो बुक्स से आप ना केवल अपनी बिलिंग कर सकते हैं, पर आप अपनी इन्वेंट्री भी ट्रैक कर सकते हैं। ये सब मैं आपको डेमो के दौरान पूरी तरीके से बराबर से बताऊंगा मैं। इसके अलावा अगर आपको जीएसटी के बारे में और जानना हो, तो आप जीएसटी रिसोर्सेज पे जाके और सीख सकते हैं जीएसटी के बारे में। और ज़ोहो बुक्स अभी एक लौता सॉफ्टवेयर है जहां से आप अकाउंटिंग और अपनी जीएसटी फाइलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में जो अभी सॉफ्टवेयर है वो सब ऐसे हैं कि जहां से आप सिर्फ अकाउंटिंग कर सकते हैं या तो सिर्फ जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। बट ज़ोहो बुक से पॉसिबल है कि आप दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में रहते रहते कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ज़ोहो बुक्स। तो अभी मैं चालू करता हूँ अपने ज़ोहो बुक्स के डेमो के साथ। तो पहली चीज़ जो आपको दिखेगी जब आप ज़ोहो बुक्स में लॉगिन करेंगे वो है आपका डैशबोर्ड। तो ये हमने एक फिक्शियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम ज़ोहो जीएसटी इंडिया है। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका भी नाम यहाँ पे टॉप पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, ये सारे मॉड्यूल्स हम कहते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर। जैसे हमारे पास एक है डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको पूरे बिजनेस का ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली। सो आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, टोटल पेएबल्स कितने हैं इस सेम दौरान। फिर बाद में आपके टॉप इनकम कितना है, टॉप एक्सपेंसेस क्या है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपको अपने एक्सपेंसेस मालूम है कि आपके मैक्सिमम खर्चे कहाँ हो रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं। फिर यदि अगर आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट या तो बेस्ड ऑन आर्ली एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन, उसके बेसिस पे अगर आप अपने कितने घंटों की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उन्हें, उसके बेसिस पे अगर आप चार्ज करते हो उन्हें, तो आप हमारा टाइम शीट वाला मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली ज़ोहो बुक्स आपको दिखाता है कि अगर आपने कोई अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड से कनेक्टेड हो आप, तो उसके सारे ट्रांजैक्शन जो फेच करके लाएगा, उसके बेसिस पे कितना बैलेंस बचा है। तो बैंकिंग के बारे में मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम इसका डेमो लेंगे। तो अभी हम अगले हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के बीच में आपको मैं पूरा ज़ोहो बुक्स का डेमो बताऊंगा। और अगर आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ये गेटिंग स्टार्टेड वीडियो भी दिखेगी जो आपको ऊपर ऊपर से बताएगी कैसे आपको अपना बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। तो अब हम चालू करते हैं ये अपना डेमो। तो पहला जो है डैशबोर्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट्स। सो कॉन्टैक्ट्स ये वो मॉड्यूल है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है आपके आपके कस्टमर्स और वेंडर्स से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। प्लस पे जाइए या तो यहाँ पे प्लस न्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने प्लस न्यू पे क्लिक किया, हम आपको पूछेंगे कस्टमर है या वेंडर है। अगर आप एंड कस्टमर है तो आप उस पर ऑब्वियसली इनसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। पर अगर आपका ये वेंडर है तो आपको हम आपसे वेंडर की डिटेल्स भी मांगेगी कि उसको जीएसटी ट्रीटमेंट देना है कि नहीं। अगर वो रेगुलर बिजनेस है तो हम उससे जीएसटी आईएन नंबर चाहेंगे कि आप उसका कैप्चर यहाँ पे कर लीजिए। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी फ्यूचर में आप कोई भी इन्वॉइस बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वॉइस में पॉपुलेट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन उसके लोकेशन पे तो हम जीएसटी कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे लोकेशन बहुत ही मैटर करती है, तो इसलिए हम सोर्स ऑफ सप्लाई मांग रहे हैं। तो लेट्स से कि ये जो वेंडर हमारा जो है वो है दिल्ली बेस्ड है और मैं अभी फिलहाल तमिलनाडु से ये डेमो दे रहा हूँ। तो दिल्ली और तमिलनाडु के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो इसमें ये आईजीएसटी लगेगा। तो वो बेस्ड ऑन सप्लाई की लोकेशन से हमें मालूम पड़ेगा। तो सिंपली ये ड्रॉप डाउन में वो लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है सामने वाले की, जैसे उसका एड्रेस, उस कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आप कोई कॉर्पोरेशन कोई कंपनी से डील कर रहे हैं, उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन कोई XYZ है, तो उनके डिटेल्स डालिए। फिर अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उसके अलावा आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आपने कस्टम फील्ड्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर सारी प्राइमरी डिटेल्स आप कैप्चर कर लीजिए। यही अगर वो कस्टमर है तो कस्टमर के सारे डिटेल्स डाल लीजिए, उनके डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपकी जो भी इन्वॉइसेस बनेगी उसमें ये सारे डिटेल्स रिफ्लेक्ट होंगे। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ज़ोबोस की जो खासियत है कि आपके जो भी डिटेल्स है, अगर आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कस्टमर्स, इंपोर्ट वेंडर्स।
एट द सेम टाइम अगर फ्यूचर में आपको ज़ोहो बुक्स कभी पसंद नहीं आया, तो आप अपना सारा डेटा ज़ोहो बुक से बाहर निकाल के कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इजीली अपना सारा फाइनेंशियल डेटा कोई एक्स सॉफ्टवेयर से सीधा ज़ोहो बुक्स में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइटम्स। सो आइटम्स जो होते हैं बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप बेच रहे हैं। तो अगर आप लेट्स से कि आप आपका एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमें आप पेन्स बेच रहे हैं। तो अगर आप पार्कर पेन बेच रहे हैं तो उसको एक आइटम यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग डिटेल्स डाल दीजिए। अभी जैसे मैं नया आइटम बनाता हूँ, अगेन इसका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। आप या तो प्लस पे क्लिक कर दीजिए या तो प्लस न्यू पे था उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आपने गुड्स, क्योंकि पेन एक गुड्स होता है, तो उसका आपको करस्पॉन्डिंग HSN कोड डालिए। क्या वो पेन टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर बाद में उसमें आपको एडिशनल सेल्स इन्फॉर्मेशन, परचेस इन्फॉर्मेशन डालिए कि आपने कितने में ख़रीदा तो कितने पे आपने बेच रहे हैं। तो उससे हम आपके जो स्टॉक की इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू आपको बता पाएंगे। प्लस एक और ऑप्शन है कि आप उस इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में। सो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे लिखा होता कि पार्कर पेन की इनिशियल क्वांटिटी 100 है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेट्स से कि आपने 50 पार्कर पेन बेचे हैं, तो ज़ोहो बुक्स ऑटोमेटिकली 50 क्वांटिटी कम कर देगा, आपको दिखाएगा कि आपके पास सिर्फ 50 बचे हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन में लिख देंगे कि हमें री ऑर्डर पॉइंट 20 का चाहिए, तो जैसे ही उसकी क्वांटिटी 20 टच करेगी ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाएगा आपके प्रिफर्ड वेंडर जहाँ से भी आपने खरीदा होगा, कि ये पेन जहाँ से भी आपने प्रोक्योर किया होगा उसको एक मेल जाएगा कि मुझे इतने पेन की और डिमांड है। तो दिस इज हाउ एडवांस ज़ोहो बुक्स इज। फिर बाद में आप उनके रेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट GST लगना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएट एन इनवॉइस, आप अगले बार जब भी एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे लेट्स से फॉर अ पेन, तो उसमें हम ऑटोमेटिकली आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज उठा के दिखा देंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं इस केस में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लगेगी, कुछ और टैक्स का स्लैब लगेगा, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास चीज़ है प्राइस लिस्ट। और एक और चीज़ जो आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि सेम ना सिर्फ कॉन्टैक्ट्स में बल्कि हर मॉड्यूल में यही पॉसिबल है। आप अपने आइटम्स या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर से जो भी यूज़ करें सबको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में। सिंपली ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करिए, इंपोर्ट आइटम्स पे क्लिक करिए और आपका सारा फाइनेंशियल डेटा ज़ोहो बुक्स के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे जो इन्वॉइसेस मॉड्यूल्स है और परचेज मॉड्यूल्स है उनमें भी सारा डेटा आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट में ऐसा होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, लेट्स से कि अगर आप कुछ बंडल बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बंडल का कंसेप्ट ये होता है कि जो ओरिजिनल MRP है उससे कम या ज़्यादा पे आप बेचते हैं, नॉर्मली कम पे रहता है वो। तो वो बंडल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारी जो फिक्शियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप एप्पल का जो प्रोडक्ट्स है वो हम 10% लेस मार्कडाउन पे बेच रहे हैं। जो उसका ओरिजिनल MRP है उसको अगर क्लब करोगे तो उसके 10% कम रेट पे हम बेच रहे हैं। सो वो आप इस प्राइस लिस्ट में बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइटम एडजस्टमेंट। तो यदि आपका कोई भी गुड्स इन द ट्रांजिट प्रोसेस, मतलब कहीं आप यहाँ से वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, उसमें चोरी हो जाए या आग लग जाए गोडाउन में, क्या कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से गुड डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली मेक एन एडजस्टमेंट पे क्लिक करिए। फिर बाद में ड्रॉप डाउन में वो आइटम आइटम का नाम सिलेक्ट कर दीजिए जो भी वो आइटम है, और वो किस रीज़न की वजह से उसका नुकसान हुआ है, स्टॉक ऑन फायर, स्टोलन गुड्स, जो भी आपका रीज़न है वो आप इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर दीजिए। तो इसी के साथ हमारे पहले 3 मॉड्यूल्स हो गए। डैशबोर्ड जिसमें आपको ऊपर ऊपर से पूरा पिक्चर मिल जाएगा आपके बिजनेस का, कॉन्टैक्ट्स हो गया हमारा, फिर आइटम्स हो गया। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है बैंकिंग मॉड्यूल। क्योंकि बैंकिंग का ये फायदा है कि आप अपने बैंक या अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं इसका एक यूज केस बताना चाहूँ तो ऐसा हुआ कि सपोज आपके बिजनेस में दिन के 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं और आपके अकाउंटेंट या तो आपके उसमें टीम में कोई क्लर्क जो होंगे वो पूरे फीडिंग करेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं कि इट में हैपन कि 100 में से हम 2-3 भूल जाए। पर अगर आप अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा तो 100% गारंटी है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट हुआ या कुछ भी उसमें से माइनस हुआ, तो बैंक या तो वो क्रेडिट कार्ड तो डेफिनेटली आपको नोटिफाई करेगा। तो ज़ोबूस का एडवांटेज ये है कि हर दिन वो सुबह अगर आपने बैंक से कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको हर दिन सुबह आपके सारे ट्रांजैक्शन ज़ोहो बुक्स के अंदर दिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए आप कभी भी उसे मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स से कि अगेन ये एक डमी अकाउंट है, तो हमने HDFC बैंक से हमने कनेक्ट किया है। तो उसमें आप आपके सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेच करके हम दिखा रहे हैं कि
₹1200 की डिपॉजिट हुई थी, फिर कुछ विड्रॉल भी अगर रहेगा तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको। सिंपली सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेच करिए और फिर बाद में उसको रिकंसाइल करिए। अभी रिकंसाइल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में और जो आपके अकाउंटिंग बुक्स में है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जब टैक्स फाइलिंग का जो पीरियड आता है, क्योंकि इनकम टैक्स से लास्ट थिंग आप चाहेंगे कि इनकम टैक्स आपको कुछ परेशानी करे। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करते हैं। तो आई क्विकली शो यू कि कैसे पहले अपने बैंक से कनेक्ट किया जाता है। वापस मैं बैंकिंग मॉड्यूल के उस पर फर्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ और अभी यहाँ पे हमें आएगा कि कनेक्ट टू बैंक। तो यहाँ पे ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे हम हमारा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम बैंक से कनेक्ट करते हैं। तो जोहो बुक्स में तकरीबन 5000 बैंक्स ऑलरेडी लिस्टेड है, इंडिया के भी और बाहर के भी। तो जैसा कि जो फेमस बैंक्स है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिस्ट किए। अगर आपको आपका आपका बैंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप उसका बैंक का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड योर बैंक ओवर हियर। सिंपली क्लिक ऑन HDFC बैंक और फिर वो आपके क्रेडेंशियल्स मांगेगा, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड। एक बार आपने वो डाल दिया तो आपके अपने सारे ट्रांजैक्शंस आपको इधर ही दिखेंगे। मैं आपको क्विकली अभी हमारा रिकंसिलिएशन प्रोसेस दिखाता हूँ। तो रिकंसिलिएशन जोहो बुक्स का काफ़ी अलग है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है। लेट्स से कि अगर आपका एक ट्रांजैक्शन है, आप हर महीने अपने ऑफिस के रेंट के लिए 15,000 रुपये दे रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन ऑन अ मंथली बेसिस, मतलब हर दिन मैनुअली करने के बजाय, व्हाट इफ ऑल योर ट्रांजैक्शंस, आपके सारे ट्रांजैक्शन HDFC के यहाँ पे है और सिंपली अगर आप एक रूल सेट कर दे कि अगर जब भी मेरे 5,000 15,000 रुपये जब भी मेरे बैंक से डिडक्ट होते हैं और उसका ये डिस्क्रिप्शन है ऑफिस रेंट, तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपेंस कैटेगरी में डाल दिया जाए और मुझे उसको मैनुअली ना करना पड़े। सो वो पॉसिबल होता है जोहो बुक्स के साथ। सो जोहो बुक्स में कुछ रूल्स होते हैं जिसके साथ आप ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन रूल्स। सो ट्रांजैक्शन रूल्स से आप अपने स्पेसिफिक रूल जो आपके बिजनेस स्पेसिफिक रहते हैं उसको आप यहाँ पे जो बुक्स के अंदर फीड कर सकते हैं। तो एक्सपेंस का तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। लेट्स से कि अगर आप अभी कुछ और 5,000 रुपये की इनवॉइस जनरेट करते हैं जो हर हर महीने होती है, तो जब भी आपके बैंक ट्रांजैक्शन दिखाता है कि कुछ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, सो ऑटोमेटिकली जब आप ये रूल सेट करेंगे कि डिपॉजिट और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन या ऐसा कुछ ऐसा रहे, कुछ स्पेसिफिक रहेगा। लेट्स से कि इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से आ रहा है, उसका हमेशा डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा कि डिपॉजिट फॉर ऑफिस रेंट या डिपॉजिट फॉर इनवॉइस, तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइज हो जाएगा। तो आपका मैनुअल वर्क काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स मॉड्यूल में। तो जोहो बुक्स का जो सेल्स मॉड्यूल है वो तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली हम एट द एंड ऑफ द डे, हम जब तक कस्टमर को कुछ बेचेंगे नहीं, हमारे पास पैसा आएगा नहीं और हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सो राइट फ्रॉम योर प्रपोजल, जो जिसे हम एस्टिमेट्स भी कहते हैं, तो आप अपने एस्टिमेट्स क्रिएट करिए। तो ये एस्टिमेट्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बताएंगे कि हम ये जो फिलाना आपको जो सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले या जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये होने वाला है। अगर आप वो कॉस्ट को अप्रूव करते हैं तो ही हम उसकी इन्वॉइस बनाएंगे। तो सिंपली न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक नया एस्टीमेट बनाने का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमर का नाम सिलेक्ट करिए। एस्टीमेट का नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो जोहो बुक्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइमर लगा रहता है, क्लॉक चलती रहती है। अगर आपको अपना खुद का सेट करना है तो आप उसको चेंज करके प्रीफिक्स और नंबर भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो जोहो बुक्स में ये ऑप्शन है। फिर बाद में आपको जो भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, उसका रेट डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली उसका GST बेस्ड ऑन कस्टमर की एंड लोकेशन पे हम GST और उसका GST कंपोनेंट जैसे IGST, CGST, SGST हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। फिर आप जब सेव एंड सेंड करेंगे तो ये कस्टमर को चला जाएगा। अभी तो मैंने सारे डिटेल्स भरे नहीं है, पर जब आप सेव एंड सेंड करेंगे तो कस्टमर्स को सारे डिटेल्स जाएंगे। कस्टमर के पास पावर है कि उसको अप्रूव या डिक्लाइन कर सकता है। अगर उसने डिक्लाइन किया तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा और वहाँ पे कस्टमर कमेंट भी डाल सकता है। तो आपको सारे एस्टिमेट्स के कमेंट दिख जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट यू कैन गिव अ रिवाइज्ड ऑफर टू द कस्टमर। तो जैसा कि मैं ये ऑप्शन देख आपको मैं जिस पे क्लिक किया जिसमें सेंड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर को हमने ये वाला एस्टिमेट भेज दिया है। फिर ऊपर वाला इनवॉइस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कस्टमर ने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट किया, उसके अप्रूवल के बाद ही उसको हमने इनवॉइस बनाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे उसके साथ पास्ट कन्वर्सेशन जो भी हुए सब यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि सबसे पहला जो हमारा हुआ था वो हमने उसको एस्टिमेट बनाया था इस 1,02,00,000 का। उसके बाद हमने उसे भेजा था अपने साइड से
और फिर बाद में कस्टमर ने उसको अप्रूव किया तो हमने उसको इन्वॉइस बना दिया। सो दैट इज़ पॉसिबल इन ज़ोहो बुक्स। तो आप अपना प्रपोजल बना दीजिए। फिर अगर आपका बिजनेस एडवांस पेमेंट्स लेता है तो आप रिटेनर इन्वॉइसेस भी बना सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे वर्क करता है। सिंपली न्यू पे जाइए, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर दीजिए अभी यहाँ से, और कितना एडवांस पेमेंट ले रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएट एन इन्वॉइस, जब आप इसके लिए नया इन्वॉइस बनाएंगे तो आप ये अमाउंट, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि डायरेक्टली जो एडवांस है उसी में से आप अपना अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, या तो वापस आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। फिर यदि आपका बिजनेस सेल्स ऑर्डर यूज करता है तो आप सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं जोहो बुक्स में। फिर सेल्स ऑर्डर से आप इन्वॉइस उसको बना सकते हैं। फिर अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें डिलीवरी चालान चाहिए होते हैं, तो डिलीवरी चालान का बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सिंपली कस्टमर का नाम लीजिए और बाद में डिलीवरी चालान का जो नंबर है ऑटो पॉपुलेट होगा। फिर कौन से आइटम के लिए आप वो डिलीवरी चालान बना रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप वो कस्टमर को भेज सकते हैं। सो इसी तरह आप डिलीवरी चालान बनाएंगे। फाइनली हम आते हैं इन्वॉइसेस पे। तो इन्वॉइसेस के दो टाइप्स है जोहो बुक्स में। एक रिटेनर इन्वॉइस है जो आपका एडवांस पेमेंट्स है, और एक आपका नॉर्मल इन्वॉइस है। तो जब आप इन्वॉइस बनाते हैं तो उसमें आपको सेम प्रोसीजर इज एग्जैक्टली द सेम। सिंपली क्लिक ऑन न्यू, ऐड द डिटेल्स अबाउट द कस्टमर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी सारे इन्वॉइसेस अभी तक के जितनी भी जनरेटेड है सारे दिख रहे हैं। और नया बनाने के लिए प्लस न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वॉइसेस कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के यहाँ पे अपलोड करें तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करके इंपोर्ट इन्वॉइसेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टमर नेम और फिर बाद में बाकी सारे डिटेल्स डाल दीजिए। अभी इस ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा ई कॉमर्स ऑपरेटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो ये इन्वॉइस बनाई है उसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहाँ से आपने खरीद रहे हैं तो उसके भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जोहो बुक्स में ये एडवांटेज है कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ योर कस्टमर्स आर पेइंग यू ऑनलाइन, सो ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ पे आपको अपडेटेड दिख जाएगा कि आपको इतनी पेमेंट्स मिली है फलाने कस्टमर से। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इन्वॉइस के लिए जो पेमेंट कोई ऑफलाइन भी करना चाहता है, तो लेट्स से कि मैंने अभी यहाँ पे मेरी इन्वॉइसेस दिख रही है जिसमें लेट्स से कि ओवर ड्यू, जो मतलब उसका जो ड्यू डेट पास कर दी है उसने, और मुझे मेरे कस्टमर ने आज आके चेक से पेमेंट की है, मतलब ऑफलाइन पेमेंट की है। चेक से हो सकती है, कैश से भी हो सकती है। तो सिंपली रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम आपको ऑप्शन देंगे कि बताइए आपकी हमें आपको चेक से पेमेंट मिली या कैश से मिली है। तो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और फिर बाद में किधर वो डिपॉजिट होना चाहिए, इट कैन बी पेटी कैश या आपके HDFC बैंक अकाउंट में जहाँ पे भी सेव हुआ है उसको रिकॉर्ड पेमेंट कर दीजिए। तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, पर अभी भी कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो चेक और कैश में डील करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी है। और फिर आता है रिकरिंग इन्वॉइसेस। जैसे अगर कोई बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो मतलब हर मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ बिजनेस किसी सामने वाले को सप्लाई करते हैं। इट कैन बी एज स्मॉल एज स्टेशनरी। लेट्स से कि अगर आपका कोई कॉर्पोरेट कंपनी से कोई डील है जिसमें आप हर महीने 50,000 रुपये की स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेम इन्वॉइस हर महीने एक ही इन्वॉइस बनाने की बजाय सिंपली एक रिकरिंग इन्वॉइस बना दीजिए। तो हर महीने इतने अमाउंट की इन्वॉइस बार बार क्रिएट होगी और सामने वाले को बिल होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं अक्टूबर से लेकर अगले 6 महीने की अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो सिंपली कस्टमर का नाम सिलेक्ट करूँ, आज की डेट से अगले 6 महीने, अगर मैं नेवर एक्सपायर करूँगा तो ये हमेशा चलती रहेगी। पर अगर मैं कोई स्पेसिफिक मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ, जैसे रैंडमली मैंने जैन बोल दिया है, तो जैन में मेरी आखिरी इन्वॉइस क्रिएट होगी ये वाली। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि अगेन फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस पे हमने काफ़ी स्ट्रेस किया है जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाए। जैसा कि आपने सेल्स है वैसे हमारे परचेसेस भी है। तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंस आपका हुआ है, लेट्स से अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शोरूम है और आपको टीवी अगर आप सपोज बॉम्बे के कस्टमर, अगर आपको बोरीवली से विलेपार, दो अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग जगह यहाँ से आपको मूव करना है, तो इस दौरान जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ आप उसको एज एन एक्सपेंस यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, और उस एक्सपेंस का आप उसको कस्टमर को बिल भी कर सकते हैं। पहली बात, एक और एडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर आपके हर एक्सपेंस के साथ आप उसकी रिसीट्स भी अपलोड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आप जब भी कोई अपने पुराने एक्सपेंस को देखोगे तो आपके पास उसकी ओरिजिनल रिसीट एज अ प्रूफ रहेगी। तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा वाकई मेरा इस चीज़ पे इतना खर्चा हुआ था। अगर मुझे नया एक्सपेंस बनाना है, सिंपली प्लस न्यू पे क्लिक करिए और बाद में सारी एक्सपेंस की डिटेल्स डालेगी, एक्सपेंस का पेमेंट कैसे किया। और फाइनली अगर आपको चाहिए कि अपने कस्टमर से आपके चार्जेबल चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई
कस्टमर का नाम डाल दिया और मैंने बिलेबल लिख दिया। सो लेट्स से इफ आई एम डिलीवरिंग अ टीवी, अगर मैं टीवी डिलीवर कर रहा हूँ मुझे एंड कस्टमर से उस डिलीवरी के 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको बिलेबल क्लिक कर दीजिए, तो आपके कस्टमर को आप चार्ज कर पाएंगे। सो दैट इज योर एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑफिस रेंट एक चीज़ होती है जो आपको हर महीने देनी ही पड़ेगी, तो हर महीने 15-15 हज़ार की एक्सपेंस क्रिएट करने की बजाय एक बार आप रिकरिंग एक्सपेंस बना दीजिए, और उसको भी आप अगले 6 महीने के लिए अगर रखोगे तो अगले 6 महीने तक वो सेम एक्सपेंस बनता रहेगा। जैसे मैं बता रहा था नेवर एक्सपायर्स, तो सेम वही कंसेप्ट है। अगर आप अपने बिजनेस में परचेस ऑर्डर्स बनाते हैं तो परचेस ऑर्डर्स यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सेल्स ऑर्डर। एंड देन यू हैव योर बिल्स। तो आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, लेट्स से आप ट्रेडर हो, आपने किसी से कुछ चीज़ खरीदी है, तो उसके बिल्स आप बनाएंगे। तो बिल्स यहाँ से बना लीजिए, या तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। एक बार आपने बिल्स बना दिया, आपने अपने वेंडर को बिल भेज दिया, उसके बाद आपको सिंपली जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए आप जो भी आपने पेमेंट एक बार कर दिया उसके बाद आप जो बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जितने भी अभी तक हमने पेमेंट्स की सब लिखा हुआ है, और कैसे पेमेंट की वो भी लिखा है, नेट बैंकिंग, कैश है, जो भी तरीके से आपने पेमेंट की सब हमने यहाँ पे डाला हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि ज़ोहो बुक्स काफ़ी एडवांस होता जा रहा है, तो अभी हमारा एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इंटीग्रेशन बहुत जल्द होने वाला है, जिससे क्या होगा कि आप ज़ोहो बुक्स में बैठे बैठे ही अपने वेंडर्स को डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, इफ़ यू आर एन आईसीआईसीआई बैंक यूज़र। तो अगर आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है, सिंपली आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक बार पहले डाल दीजिए, बाद में आप यहाँ से विद इन ज़ोहो बुक्स डायरेक्टली अपने कस्टमर को पेमेंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो दूसरा तरीका है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सपोज आपने आईसीआईसीआई बैंक से बाहर जाके पेमेंट करना है, तो उसमें क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि मेरे को बिल है मेरा 10,000 रुपये का, फिर आप आईसीआईसीआई के नेट बैंकिंग अकाउंट में जाओगे, फिर वहाँ से 10,000 की पेमेंट करोगे, फिर नेक्स्ट डे जोहो बुक्स उसको फेच करके दिखाएगा, फिर आप उसको रिकनसेल करोगे। पर ये हमारा जो नया इंटीग्रेशन है जो कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा, उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आईसीआईसीआई का सारा डेटा हमारे अंदर तो आएगा ही आएगा, साथ में जब आप पेमेंट करोगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली नोटिफाई होगा, तो आपको एक दिन तक का भी वेट नहीं करना पड़ेगा जब तक आपकी बैंक फीस ना आए। सीधा सीधा हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपने आईसीआईसीआई पेमेंट कर दी। एट द सेम टाइम आपको भी एक और टैब में खोल के आईसीआईसीआई बैंक नहीं खोलना पड़ेगा। तो वो उस इंटीग्रेशन की खासियत है। और एक और चीज़ जब मुझे टैब से याद आया कि अगर आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जैसे डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा जो काफ़ी महंगे हैं, 50,000 का 20-21 हज़ार के आते हैं सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर, फिर 50,000 का मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब आपके अकाउंट आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में सेव होते हैं। उनका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका कुछ क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, आपका सारा डेटा चला जाएगा। फिर आपको जब भी अकाउंटेंट से काम करना होगा आपको सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में लेके उनसे शेयर करना पड़ता है। जबकि ज़ोहो बुक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, तो आपको सिंपली अपने अकाउंटेंट को एक्सेस देना है और वो दूर बैठे-बैठे पूरा काम कर सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जो टैब्स है, ये एग्जैक्टली आपके फेसबुक और जीमेल की तरह है। तो अगर आपने अपना सपोज एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर आपने आईसीआईसीआई का इंटीग्रेशन नहीं किया, तो आप अपने ज़ोहो बुक्स का अकाउंट यहाँ पे खोल दीजिए और बाजू में दूसरे टैब में एक अपना आईसीआईसीआई का अकाउंट खोल दीजिए। तो आपको दिख रहा है कि मुझे 10,000 रुपये भरने हैं, सिंपली आईसीआईसीआई में जाओ, पेमेंट करो और बाद में ज़ोहो बुक्स में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप चलते चलते कहीं भी रहते हुए अपना सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम शीट्स। सो टाइम शीट्स तब काम आता है अगर आप अपने कस्टमर्स को बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट या तो नंबर ऑफ आवर्स जितनी की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो लॉयर्स नॉर्मली ऐसा करते हैं कि अगर 5 घंटों की कंसल्टिंग के हिसाब से वो चार्ज करेंगे, तो फॉर एवरी आवर दे माइट बी चार्जिंग 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जितने भी वो लोग चार्ज करते हैं। सो लेट्स से आफ्टर 5 आवर्स, तो मतलब कंसिडरिंग कि 1 घंटे का 1000 रुपये चार्ज करते हैं, तो 5 घंटे का 5,000 रुपये वो सीधा बिल कर सकते हैं। सो सिंपली क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स से कि मतलब अगर वो लीगल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, तो सो लेट्स से यहाँ पे लीगल प्रॉपर्टी मैं डाल दूँ और फिर बाद में मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूँ बिलिंग मेथड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आवर्स। फिर बाद में मुझसे पूछेगा कि हर घंटे का तुम कितना चार्ज करते हो। अगर मैं डाल दूँ कि 1,000 रुपये, तो मुझसे पूछेगा कितने आवर्स तुमने इसमें डाले हैं। अगर मैं 5 घंटे डालूँ फिर वो मुझे पूछेगा क्या तुम चाहते हो कि इसकी इन्वॉइस क्रिएट हो। अगर आप येस करोगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग इन्वॉइस बनेगी और उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप भेज सकते हैं।
तो है ना, ये कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर जिसमें आप ना केवल प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, पर आप सर्विसेज को भी हैंडल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपकी कोई आईटी कंपनी है जहाँ पे अगेन हम बेस्ड ऑन मैन आवर्स, जिसको हम कहते हैं बिल्ड आवर्स, तो जितने आपके रिसोर्सेज है उसके करस्पॉन्डिंग आप पैसे चार्ज करते हैं, तो आईटी सर्विसेज में भी ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटेंट्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे अगर आपको मैनुअल जर्नल्स कुछ ऐड कर रहे हैं, तो मैनुअल जर्नल्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपके चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे वो भी आएंगे। और फिर बाद में जीएसटी फाइलिंग का जो फीचर है मैं आपको सबसे लास्ट में दिखा हुआ। और ये रिपोर्ट्स, तो जोहो बुक्स में रिपोर्ट्स तकरीबन 40 रिपोर्ट्स है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी दिखाएंगे, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी दिखाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब बेस्ड ऑन जो भी डेटा आपका अंदर है जोहो बुक्स में, उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के अकाउंटेंट के पास जाइए या तो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए और पूरा मैनुअली करिए। सिंपली बेस्ड ऑन द डेटा हम आपको पॉपुलेट करके दिखाएंगे। एट द सेम टाइम आप इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैश बेसिस पे चाहिए तो कैश बेसिस पे करिए। अगर आपको इसको पिछले महीने के पिछले साल के साथ कंपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि अगर आपने रन रिपोर्ट पे क्लिक किया, लेट्स से कि अगर आपको अपना यहाँ पे एक रिपोर्ट है इन्वेंट्री रिपोर्ट की, आपकी कितनी इन्वेंट्री बची है, तो अगर आप शेड्यूल कर दो कि हर 14 दिन के बाद ये रिपोर्ट जनरेट हो, तो एट द एंड ऑफ एवरी 14th डे आपको अपने ईमेल आईडी में एक एक मेल आएगा जिसमें बताएगा कि आपका कितना स्टॉक बचा है, उसकी कितनी वैल्यू बची है, उसकी कितनी वैल्यू है। तो ये है उसका ऑटोमेशन एस्पेक्ट। तो मैं एक बार फिर से रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ, जैसे आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको जानना है आपका सबसे बेहतरीन कस्टमर कौन है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम कौन सा है, सबसे अच्छा प्रोडक्टिव सेल्स पर्सन कौन है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जैसा कि मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में कह रहा था, आपकी इन्वेंट्री में कितना स्टॉक बचा है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वो भी हम यहाँ से जान सकते हैं। फिर हमारे पास एजिंग समरी है जो आपको बेसिकली बताएगा कि आपके अगले आने वाले 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन में कितना पैसा आएगा, वो आपको एजिंग समरी से मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ ड्यूरेशन चेक करना है, एंड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन हमको बताएगी अगले 45 डेज में कितना पैसा आएगा, अगले 30 दिन में कितना पैसा आएगा। तो ये है जोहो बुक्स की सारी रिपोर्ट्स। तो हमारे मोटे मोटे सारे मॉड्यूल्स कवर हो गए हैं। अब आ रहा है द मेन थिंग, जीएसटी फाइलिंग। तो जीएसटी का काफ़ी हवा है, हमने सुना है कि मतलब हर महीने हमें इतने सारे रिपोर्ट्स फाइल करने हैं, पर जोहो बुक्स में काफ़ी आसान है सारी चीज़ें। सिंपली जीएसटी फाइलिंग पे जाइए, तो आपको जीएसटी फाइलिंग का आपको स्क्रीन दिखेगा जो बेसिकली डैशबोर्ड है। ऑन द राइट हैंड साइड आपको दिख रही है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको मीट करनी है। और बाद में हमारे पास हमने ये अपने रिपोर्ट्स भी बनाई है, GSTR1 कैसे फाइल करना है उसकी एक वीडियो बनाई हुई है। तो क्योंकि इस वाले स्क्रीन में हमने GSTR1 अभी तक फाइल नहीं किया, तो उससे GSTR1 का डेमो दिखा रहे हैं। जैसे ही आपका GSTR1 हो जाएगा, आपको फिर GSTR2 और 3 करने का भी हम मौका देंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जोहो बुक्स में ये कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका सेल्स और परचेज दोनों की इंफॉर्मेशन है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी कंपाइल ऑल द डेटा एंड दैट यू कैन फाइल विथ GSTN, दैट इज GST पोर्टल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपका GSTR1 होता है जो आपकी बेसिकली सेल्स होती है, इन्वॉइसेस होती है, तो आपके जितना भी आपने इन्वॉइसेस क्रिएट किए वो सारा डेटा फेच करके हम आपको GSTR1 में दिखाएंगे। तो सिंपली आप अनपुश ट्रांजैक्शंस में जाइए, ये सारे डेटा को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। हमने आपके लिए ऑलरेडी IGST CGST कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन योर कस्टमर्स लोकेशन जो आपने प्रोवाइड की है। हमारे इन्वॉइसेज में सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। हमारी पूरी इन्वॉइस एकदम GST कॉम्पैटिबल है, क्योंकि उसमें हम आपका डिटेल्स डालते हैं अलॉन्ग विद द GSTN नंबर। आपके वेंडर्स के डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी मांग ही लिए थे, आपके डिटेल्स भी सेटिंग्स में आपको डालने पड़ेंगे। फिर बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर बाद में जो गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं उसके HSN SSC कोड रहेगी, और उसके बेसिस में हम आपकी CGST SGST कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली एक बार वो ट्रांजैक्शन देख लीजिए और फिर बाद में आप जाके उसको फाइल कर दिए। फाइल करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपना ट्रांजैक्शन GSTN पोर्टल में डालना होता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन पुश टू GSTN पोर्टल, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर आपको एक OTP आएगा। वो OTP एक बार आप डाल देंगे अंदर, तो फिर बाद में आपका जो वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइल नाउ करना पड़ेगा। सो फाइल नाउ का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा, आपको फिर बाद में अपना ई सिग्नेचर डालना पड़ेगा जो आपके पास पेन ड्राइव में हो सकता है,
या आपके लैपटॉप में ऑलरेडी सेव्ड हो सकता है, और आपको ना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। जो मैं चीज़ बेसिकली यहाँ पे हाइलाइट करना चाहता हूँ कि प्रोसेस सिंपल इसलिए है क्योंकि आपका सारा फाइनेंशियल डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में है। यदि आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते, अकाउंटिंग का एक होता और बाद में टैक्स फाइलिंग का अलग होता, तो आप सोचिए कितना इनकन्वीनियंस होता आपको। पहले आपको अपना सारा अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर में करो, फिर सारा डेटा उसमें से बाहर निकाल के फिर एक जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर में डालिए। तो उसमें कई बार मिसमैच हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, और उसमें आप किसी को भी अकाउंटेबल नहीं बोल सकते। अगर आपने फाइलिंग वाले सॉफ्टवेयर को बोला कि आपका डेटा बराबर से मेरा मैच नहीं हो रहा, तो वो बोलेगा कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एरर है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला बोलेगा कि आपके फाइलिंग सॉफ्टवेयर में एरर है, उसकी वजह से कुछ तो मिसमैच हुआ है। तो इससे अच्छा कि बेटर ये कन्फ्यूजन ही पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो और एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए हमें। तो ये है GSTR 1। सिमिलरली GSTR 2 में ऐसा होता है कि आपका जो आपने जो भी परचेसेस किए वो आपको सारे दिखेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी आपके सारे परचेस की डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगराइज नाउ। तो कैटेगराइजेशन अभी तक तो आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा कि क्या होता है कि आपके वेंडर जिससे आपने चीज़ें खरीदी है वो अपने GSTR 1 फाइल करेगा, क्योंकि उसके लिए वो इन्वॉइसेज है, उसके लिए वो सेलिंग है। तो वो ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल में रहेगा। तो वो जीएसटी पोर्टल से हम आपको फेच करके दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो सकता है, इट कैन बी अ परफेक्ट मैच और इट कैन बी अनपरफेक्ट मैच। तो परफेक्ट मैच में क्या होगा कि मतलब आपके उसमें भी सपोज लेट्स से कि सामने वाले ने आपको 10 पार्कर पेन बेचे हैं और आपके पास भी 10 पार्कर पेन एज अ परचेज दिख रहा है कि आपने 10 पेन खरीदे हैं। सो दैट इज अ परफेक्ट मैच। तो सिंपली आप वो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके देख लीजिए एक बार और फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले ने बोला कि उसने आपको 10 बेचे, पर आपके पास दिखा रहा है कि आपने सिर्फ 8 ही खरीदे। इन दैट केस उसने बोला कि 2 उसने आपको ज़्यादा बेचे हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, या तो आप उसके 2 एक्स्ट्रा को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा बता रहा है, या तो हम आपको ये भी अप्रूव करने का ऑप्शन भी देते हैं, जिससे जैसे अप्रूव पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो 2 की इन्वॉइसेस बन जाएगी। तो आपका और आपके वेंडर का एकदम परफेक्ट मैच है, और फिर आप सीधा फाइल नाउ कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका वेंडर बोले कि मैंने आपको 8 पेन बेचे हैं, जबकि आप बोले कि नहीं मैंने 10 पेन खरीदे हैं। आपका वेंडर कम बता रहा है क्योंकि वो अपना टैक्स बचाना चाहता है। तो उस केस में ऐसा है कि अगर आपके पास सारी इन्वॉइसेस इन प्लेस है तो आप सीधा फाइल कर दीजिए। और गवर्नमेंट की एक्चुअली ये पॉलिसी है कि अगर कोई टैक्स इवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो वो अभी से वेंडर्स को रेटिंग्स दिया करेंगे। तो इफ देर इज अ वेंडर जो बार बार ऐसे घपले करता है तो उसकी ओवरऑल वेंडर रेटिंग अफेक्ट होगी, और जिसके बाद आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ आपको आइडियली ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी लॉ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लॉ एनफोर्समेंट कभी ना कभी प्रॉब्लम करेगी। बट द पॉइंट इज कि अगर आप सच्चे हैं, मतलब आपके पास पूरे 10 के 10 ट्रांजैक्शन हैं, तो आप सीधा फाइल कर दीजिए। और फाइल का तरीका एग्जैक्टली सेम है। आप फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए, आपको ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद में अपना यूजर नेम डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और अपना पैन कार्ड डिटेल्स डाल दीजिए ई सिग्नेचर के साथ, एंड दैट्स इट। योर GSTR 2 इज ऑल्सो डन। फाइनली आपका आता है GSTR 3। तो उसमें तो आपको मालूम है कि दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ GSTR 1 एंड 2। सिंपली आपके पुराने ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम आपको दिखाएंगे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए और उसका कितना करस्पॉन्डिंग GST SGST और सारे कंपोनेंट्स IGST है। अगर आप उससे एकदम सेटिस्फाइड है तो उस पर फाइल नाउ कर दीजिए, नहीं तो उसको एडिट किया जा सकता है। फाइल नाउ का अगेन तरीका सेम है, यूजर नेम, योर ई सिग्नेचर एंड योर क्रेडेंशियल, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पूरा ज़ो बुक्स का डेमो के मेन मेन मॉड्यूल्स पूरे तरीके से समाप्त हो गए। अगर आप अभी और अपना एडवांस लेवल जानना चाहेंगे कि क्यों मैं ज़ोहो बुक्स यूज़ करूँ, तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ज़ोहो बुक्स आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते हैं।